वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस लेक्चर की। और सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स है जो आपकी सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है और जिसके ऊपर आज हमें कुछ काम करना है। सो वी आर स्टार्टिंग अवर डेली करंट अफेयर वीडियो एंड द फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन। फिर कुछ बातें चलेगी ऑन रैंडमाइजेशन ऑफ ईवीएम एंड वीवीपैट्स, स्टिल्थ फ्रिजेट तारागिरी के ऊपर कुछ बातें हैं, डियागो ग्रासिया आइलैंड के ऊपर कुछ बातें करनी है और लास्ट में क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, उसके ऊपर चलेगी बातें। तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज अबाउट ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने के साथ साथ मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो पीडीएफ, ये जो लेक्चर आपके सामने है, उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की चैनल पे से मिल जाएगी, विच इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन गो देयर, यू कैन ज्वाइन द चैनल एंड यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ। और ये जो पीडीएफ है वो आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगी, दैट इज इंग्लिश एज वेल एज गुजराती। सो जितने भी ऐसे एस्पिरेंट्स है जो गुजराती मीडियम में भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के कंटेक्स्ट में पूरा डेटा मिलेगा रिगार्डिंग सिविल सर्विसेज। तो आपको अलग से कोई नया डेटा गैदर करने की वहां पे जरूरत नहीं है, अलग से कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट डायरेक्टली फॉलो दिस पीडीएफ एंड उसके बाद आपका जो पूरा करंट अफेयर है वो आप वहां पे से कवर कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी इस लेक्चर की और सबसे पहले बातें करेंगे ऑन ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन के ऊपर। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे अभी करंट में इसलिए क्यों है क्योंकि रिसेंटली जो वेस्ट एशियन क्राइसिस चल रहा है और उसके चलते जो पूरा मैरीटाइम सी रूट जो है वो ब्लॉक होके पड़ा हुआ है। तो वहां से एक नई चीज पूरी दुनिया के सामने आई है, दैट इज अबाउट द डिपेंडेंसी ऑफ इंडिया ओवर द अदर कंट्रीज फॉर द गैस सप्लाई। गैस सप्लाई के अंदर इंडिया जो है वो अपनी पूरी इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है और इस बात को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रिवील किया जा रहा है क्योंकि हम देख सकते हैं कि कैसे ये ट्रेड रूट्स वहां पे थोड़े से डिस्टर्ब हुए और उसके चक्कर में हमारी पूरी एनर्जी सप्लाई जो है वो वहां पे डिस्टर्ब होके पड़ी हुई है। और जब ये वाली चीज, जब हमारा एनर्जी सप्लाई यहाँ पे मैरीटाइम रूट्स के अंदर जब वो डिस्टर्ब हुआ है, तो तब वापस एक बार वो चर्चा उठी थी कि कुछ सालों पहले जो प्रोजेक्ट्स शुरू करने वाले हम बात कर रहे थे, दैट वाज ईरान पाकिस्तान और इंडिया के जमीनी मार्ग से पाइपलाइंस को बनाना। तो क्यों ऐसे प्रोजेक्ट्स हमने एग्जीक्यूट नहीं करे? नो डाउट जब जिस टाइम पे उसको एग्जीक्यूट नहीं किया गया था तो उस टाइम पे वो परफेक्ट ही दिख रहा था क्योंकि उस टाइम पे मैरीटाइम रूट जो था इट वाज कंप्लीटली ओपन। लेकिन आज जब ये वॉर वाली सिचुएशन आई है और जब मैरीटाइम रूट्स के ऊपर खतरा बढ़ा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर वहां पे कंटिन्यूअसली अटैक किए जा रहे हैं, तो उस टाइम पे हमको वापस उस चीज की याद आई है कि वाली पाइपलाइन जो थी वो होनी चाहिए थी। और ऐसी एक दूसरी पाइपलाइन भी थी जिसका नाम था तापी, जो पार्शियली अभी रिसेंटली देखा जाए, अगर हम आज के उसके प्रेजेंट स्टेटस की बात करें तो पार्शियली वो थोड़ी सी इंप्लीमेंटेड है, दैट इज तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान एंड इंडिया। अगर हम आईपीआई की बात करें, दैट इज ईरान पाकिस्तान और इंडिया पाइपलाइन की, तो कंसेप्ट की ओरिजिन हुई थी 1990s के अंदर और 2004-2005 में वो बहुत ही ज्यादा डिप्लोमेटिक मोमेंटम में आया था। इसका मेन टारगेट ये था कि एलएनजी, दैट इज लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव इंपोर्ट था इंडिया और पाकिस्तान के लिए, उसके एक अल्टरनेटिव तौर पे एक कॉस्ट इफेक्टिव जमीन आधारित लैंड बेस्ड एक रूट प्रोवाइड करना था ताकि इंडिया और पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल और पावर सेक्टर को कंटिन्यूअस गैस सप्लाई प्रोवाइड हो सके। उसका मेन फीचर क्या था? इट वाज डिजाइन्ड टू सप्लाई 60 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे टू इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान, as well as it also offered lower transit cost compared to maritime shipments। उसका मेन टारगेट था कि तो रीजनल कोऑपरेशन बढ़ाना है, शांति बढ़ानी है, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी वहां पे बढ़ानी है। लेकिन 2007 के अंदर बिकॉज ऑफ द यूएस सैंक्शंस प्लस प्राइसिंग डिसएग्रीमेंट्स एंड सिक्योरिटी फियर्स रिगार्डिंग द पाइपलाइन पासिंग थ्रू द बलूचिस्तान, उसके चलते हमने 2007 में ये नेगोशिएशन जो था उसमें से इंडिया ने फिर एग्जिट कर दिया और ये वाला प्रोजेक्ट जो था वो वहीं पे पूरा का पूरा एंड हो गया। साथ में दूसरा प्रोजेक्ट दैट इज तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान और इंडिया पाइपलाइन, एक 1814 किलोमीटर की पूरी ट्रांस रीजनल पाइपलाइन का एक प्रोजेक्ट विच वाज बेक्ड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक टू ब्रिंग द गैस फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू साउथ एशिया, राइट।
सो ओवरऑल देखा जाए तो जैसे ही वो हमारी आईपीआई वहां पे बंद हुआ प्रोजेक्ट, इंडिया ने अपना पूरा वहां पे फोकस शिफ्ट करके तापी पे डाल दिया, दैट इज अ सेंट्रल एशियन अल्टरनेटिव। और वहां पे सबसे मेन बात ये थी कि इंडिया ने इसको साइन भी किया और यूएसए के द्वारा इसको बैक किया जा रहा था, और इसलिए वो हमारे लिए थोड़ा सा और बेटर वहां पे रहा। सो तुर्कमेनिस्तान के अंदर रही गालकिनिश गैस फील्ड में से ये पूरी पाइपलाइन ओरिजिनेट होती थी, और लगभग 33 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ नेचुरल गैस हर साल ट्रांसपोर्ट करने का पूरा एक प्रोजेक्ट, एक यूएस का एक न्यू सिल्क रोड स्ट्रेटेजी का एक पार्ट, और आज वो पार्शियली एक्टिव आपको मिलता है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस इन दैट न्यूज। उसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं, विच इज अबाउट ईवीएम एंड वीवीपैट के ऊपर। और अभी कंटेक्स्ट में क्या है तो उसके बारे में थोड़ा बहुत वहां पे जानते हैं। एक 2 स्टेज सॉफ्टवेयर ड्रिवन प्रोसेस which is used to allocate the voting machines to various constituencies and polling stations। एक 2 स्टेज का सॉफ्टवेयर ड्रिवन प्रोसेस यहां पे रहेगा, which is used to allocate the voting machines to the constituencies। It ensures that no one, including the election officials, knows in advance which specific machine will be deployed to which polling station। While EVMs were introduced in the late 90s, the formalized EVM management system for computerized randomization was streamlined and made mandatory for all general and assembly elections in the mid 2000s। उनका मेन टारगेट क्या है? रेंडमाइजेशन का। रेंडमाइजेशन का मतलब कौन सा ईवीएम, कौन सा वीवीपैट, कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएगा, वो पूरा रैंडम रहेगा, वो पहले से कुछ डिसाइडेड नहीं होगा, ताकि उसके अंदर छेड़छाड़ करने का जो थोड़ा सा भी स्कोप है वो स्कोप कंप्लीटली उसको हटाया जा सके। सो उसका जो मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू एलिमिनेट द ह्यूमन इंटरवेंशन एंड द बायसनेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मशीन्स, जो एक इलेक्टोरल न्यूट्रलिटी को वहां पे एस्टैब्लिश करेगा। कैसे काम करेंगे? तो जैसे कि आगे हमारी बात हुई कि 2 अलग अलग फेजेस के अंदर काम होगा। फेज नंबर जो 1 रहेगा वहां पे machines that have passed the first level checking are randomly shifted from the district warehouses to the specific assembly constituencies। और जो stage 2 वहां पे रहेगा that is second number stage। Once the list of contesting candidates is finalized, the machines are again randomized to be assigned to specific polling stations within that constituency। की फीचर क्या रहेगा? तो एक पूरी ईवीएम मैनेजमेंट सिस्टम वहां पे डेवलप की जाएगी, मल्टी स्टेक होल्डर की वहां पे प्रेजेंस रहेगी। इट इज कंडक्टेड स्पेसिफिकली बाय डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर इन द प्रेजेंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द डिफरेंट नेशनल एंड स्टेट पार्टीज। एक स्ट्रॉन्ग रूम वहां पे सिक्योरिटी रहेगी जहां पे 24/7 सर्वेलेंस रहेगा। प्लस द सीरियल नंबर ऑफ द रेंडमाइज्ड मशीन्स आर शेयर्ड ट्रांसपेरेंटली विद द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द कैंडिडेट्स, ताकि इलेक्शन के टाइम पे वहां पे कोई भी जगह पे ऐसे एलिगेशंस वहां पे ना लगे कि कुछ छेड़छाड़ वगैरह हुई है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस न्यूज। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट स्टिल्थ फ्रिगेट तारागिरी। और क्या है अभी न्यूज में तो यहां पे भी जानते हैं, लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, पीडी गुरुकुल दैट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन गुजरात फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन, हमारी तीनों ब्रांच अहमदाबाद, गांधीनगर और वडोदरा के अंदर यूपीएससी और जीपीएससी क्लास 1-2 एग्जाम्स के लिए नई बैचेस की शुरू होने वाली है। उसकी शुरुआत होने के लिए जा रही है फ्रॉम द डे आफ्टर टुमारो, राइट। सो वहां पे अगर अभी तक आपने ज्वाइनिंग नहीं करवाया है तो आज ही वहां पे रजिस्ट्रेशन करवाए। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक फॉर्म मिलेगा, यू जस्ट हैव टू फिल अप दैट फॉर्म, और हमारे स्टाफ मेंबर्स जो है वो आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे। ये जो बैचेस जो यहाँ पे शुरू होने के लिए जा रही है वो इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और गुजराती मीडियम तीनों में अवेलेबल होगी। And as of now, you will get 3 days free demo sessions as well as up to 50% scholarship। तो उसके लिए आज ही वहां पे डेमोस के लिए रजिस्ट्रेशन करवाए, एक बार जाने की किस तरीके से प्रिपरेशन होती है। यहाँ पे 1-to-1 मेंटरशिप हम किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद आप पीडी गुरुकुल को ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को एक नए मोड पे वहां पे ला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं हमारे करंट अफेयर्स के अंदर, एंड दैट इज अबाउट स्टिल्थ फ्रिगेट Taragiri। Indian Navy is set to commission the stealth frigate Taragiri on 3rd April 2026 at Visakhapatnam।
हमारी स्टिल्थ फ्रिगेट तारागिरी दैट इज F41 वो फाइनली वहां पे लॉन्च होने के लिए जा रही है ऑन 3 अप्रैल 26 एट विशाखापट्टनम. इट मार्क्स अ मेजर माइलस्टोन इन अवर पुश टुवर्ड्स द आत्मनिर्भर भारत कैंपेन. साथ साथ हमारा जो इंडिजिनियस नेवल कैपेबिलिटी का जो प्रोजेक्ट है दैट इज प्रोजेक्ट 17A उसको थोड़ा सा और बूस्ट करेगा. एक स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट of project 17A class which is designed for the multi-dimensional naval warfare including the surface, air और subsurface operations. कहां पे इसको बिल्ड किया गया है तो इट इज बिल्ट एट मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड इन मुंबई और 75% वहां पे इंडिजिनियस कंटेंट है और 200 प्लस MSMEs उसके डेवलपमेंट के लिए वहां पे इन्वॉल्व है. उसका मेन टारगेट क्या है? हमारी मैरीटाइम कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को और बढ़ाना विद द स्टिल्थ वेपन सिस्टम्स, साथ साथ टू प्रमोट द सेल्फ रिलायंस इन द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, जिससे हमारी इंपोर्ट्स डे बाय डे हम कम कर सके. राइट. एक तो यहाँ पे स्टिल्थ कैपेबिलिटी है, इट हैज रिड्यूस्ड द रडार क्रॉस सेक्शन एंड मिनिमाइज द डिटेक्शन बाय एनिमी रडार्स, एनेबलिंग द सरप्राइज अटैक्स and enhance survivability in the hostile waters. लगभग 6,670 टन्स, एक लार्ज टनेज that allow the carriage of advanced weapons, sensors and fuel, जो एक लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन को वहां पे सपोर्ट करता है. तो प्रपल्जन की अगर हम बात करें तो इट कंबाइंस द डीजल इंजिन्स फॉर फ्यूल एफिशिएंट क्रूजिंग एज वेल एज गैस टर्बाइंस फॉर हाई स्पीड बर्स्ट. वेपन सिस्टम वहां पे एंटी शिप मिसाइल्स वहां पे होगी, एयर डिफेंस मिसाइल्स होंगी, ASW सिस्टम्स होगी, जो हर तरीके का सरफेस हो, एरियल हो या अंडर वाटर थ्रेट्स हो, वो हर तरीके के थ्रेट्स के सामने वहां पे डट के खड़ी रहेगी. एंड इट इंटीग्रेट्स द सेंसर्स, वेपन्स एंड डेटा नेटवर्क्स इनटू अ सिंगल इंटरफेस, जो एक रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस और फास्टर डिसीजन मेकिंग को वहां पे बनाएगा. और फ्लेक्सिबिलिटी इस तरीके की है कि वो वॉरफेयर हो, एस्कोर्ट ड्यूटीज हो, सर्वेलेंस हो, HADR मिशंस हो, वो हर एक टाइप की चीज के लिए वहां पे कंपेटेबल है. सो दैट इज ऑल अबाउट अवर न्यू स्टिल्थ फ्रिगेट तारागिरी. डिएगो गार्सिया आइलैंड जो अभी क्यों इतना कंटेक्स्ट में है, तो आपको उसके बारे में जियोग्राफिकली थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली यूके कंडेम्ड reckless Iranian ballistic missile attack targeting the joint UK-US military base on Diego Garcia, जो एक 2026 की ईरान वॉर को एक अलग वहां पे एक अलग तरीके से उसको एक दिशा दे रहा है, अलग एक डायरेक्शन दे रहा है. तो उसी के चलते दियागो ग्रासिया जो है वो आइलैंड वहां पे थोड़ा सा न्यूज में है. एक ट्रॉपिकल फुटप्रिंट शेप एटोल है दैट इज बाय कोरल रिफ्स that host one of the most secretive and critical overseas military installations, specifically for USA and UK. Right. So Chagos आर्किपेलागो का अगर हम बात करें तो उसका एक सबसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक लार्जेस्ट आइलैंड है which serves as a cornerstone of Western military power in the Indian Ocean. अगर हम उसकी सिचुएशन की बात करें तो इट इज सिचुएटेड इन द सेंट्रल इंडियन ओशन, अप्रोक्सीमेटली 1796 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया एंड 3535 किलोमीटर ईस्ट ऑफ तांजानिया, एंड फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ अंडर वाटर चागोस लक्कादीव रीच. हिस्ट्री कहां पे है तो इट वाज फाउंडेड बाय पोर्टुगीज एक्सप्लोरर्स इन द 16th century and it is transferred to UK after the Napoleon Wars in 1814 and administered from Mauritius. डीपॉपुलेशन की अगर हम बात करें सो बिटवीन 1968 एंड 1973 द यूके फोर्सिबली रिमूव्ड द नेटिव चागोशियन पॉपुलेशन टू मॉरिशस एंड सेशेल्स टू क्लियर द आइलैंड फॉर मिलिट्री यूज. अगर हम उसके करंट कंट्रोल की बात करें तो करंटली इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी थ्रू अ 2025 ट्रीटी इनिशिएटेड द ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी टू मॉरिशस. ऑपरेशनल कंट्रोल क्या है तो मॉरिशस ने उसको 99 साल के लिए दैट इज 99 इयर्स लीज, उसको लीज पे दे दिया है यूएस और यूके के जॉइंट मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के लिए.
जहां पे यूएस की नेवी और एयरफोर्स जो है वो प्राइमरी ऑपरेटर्स वहां पे है. सो दैट इज ऑल अबाउट दिस दियागो ग्राशिया. The next topic and the last topic is about credit guarantee scheme for microfinance institutions 2.0. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वापस ये वाली 2.0 स्कीम वहां पे लॉन्च की है टू इंजेक्ट 20,000 करोड़ रुपीज इन द माइक्रो फाइनेंस सेक्टर. अगर हम एग्जैक्टली इसकी बात करें, स्कीम की अगर हम बात करें तो क्या है, क्रेडिट गारंटी स्कीम है, एक फ्रेमवर्क है जहां पे गवर्नमेंट जो है वो आपको गारंटी प्रोवाइड करती है टू अ मेंबर लीडिंग इंस्टीट्यूशंस अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफॉल्ट्स ऑन द लोन्स एक्सटेंडेड टू एनबीएफसी एमएफआई, दैट इज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट एंड अदर एमएफआईज. देखिए, छोटी छोटी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट जो है वो कभी कभार जब लोन देने के लिए जाती है तो वहां पे रिस्क बहुत ज्यादा होता है. तो गवर्नमेंट उस टाइम पे आपको क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करती है कि अगर कुछ भी डिफॉल्ट होगा देन गवर्नमेंट विल पे यू द अमाउंट, और उसके लिए उन्होंने 20,000 करोड़ रुपीस वहां पे साइड में रखे हैं. सो दिस स्कीम एक्ट्स एज अ फाइनेंशियल कुशन फॉर द बैंक्स टू एनकरेज देम टू लेंड टू द माइक्रो फाइनेंस बॉडीज that might otherwise be considered high risk during the periods of financial stress. In short, ये बैंक्स वगैरह के सामने उनको एक फाइनेंशियल कुशन प्रोवाइड कर रहा है कि आप टेंशन मत लीजिए, अब माइक्रो फाइनेंस बॉडीज को वहां पे लोन्स वगैरह प्रोवाइड कीजिए, अगर कुछ भी डिफॉल्ट होगा देन गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ यू. मार्च 2026 में इसका हुआ लॉन्च. डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस जो उसके अंदर मेन उसकी नोडल वहां पे गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट रहेगा, और साथ साथ कौन सी एजेंसी इन सबको मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड. मेन टारगेट क्या है, तो जितनी भी एमएफआईज है दैट इज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, उन सबको पैसे प्रोवाइड करना ताकि एक लिक्विडिटी वहां पे प्रोवाइड हो. एक अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ क्रेडिट मस्ट बी एंश्योर्ड फॉर दिस स्मॉल बोरोवर्स, ताकि वो फाइनेंशियल इंक्लूजन और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को और बढ़ा सके, राइट. So it's provide a safety net covering 80% of the defaulted amount for small MFIs, 75% for medium and 70% for large MFIs. इंटरेस्ट रेट्स की अगर हम बात करें तो जो नॉर्मली हमारा MCLR वगैरह जो चलता है उसके ऊपर +2% वहां पे रहेगा. So loans from the banks to MFIs are kept at MCLR +2%. When MFI lends to the public, they must cap rate at least 1% below their average lending rates. लो गारंटी फी वहां पे रहेगी, नॉमिनल फी ऑफ 0.5% पर एनम जो वहां पे चार्ज की जाएगी एज अ प्रीमियम. एंड द स्कीम इज वैलिड अंटिल 30 जून 2026, और या फिर जब भी 20,000 करोड़ की लिमिट खत्म हो जाती है तब तक. नॉर्मली वो 30 जून 2026 तक का रहेगा, लेकिन अगर उससे पहले 20,000 करोड़ खत्म हो जाता है तो स्कीम उसके पहले भी वहां पे एंड हो सकती है. और उसके मेन टारगेट में क्या है, सो इट फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन द स्मॉल बोरोवर्स व्हिच आर डिफाइंड बाय आरबीआई, ensuring that the capital reaches those with the least access to the formal banking. So that's it, that is all about this news, that is all about this current affair. तो इसी के साथ आज का ये जो लेक्चर है उसको भी इसी के साथ यहीं पे एंड करते हैं, और ऐसे कुछ नए टॉपिक्स के साथ वापस एक बार अपने मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. आज का जो लेक्चर है उसको यहीं तक का रखते हैं. थैंक यू सो मच.